जी अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हाशिर अगेन फ्रॉम द स्टडी स्टूडियो। आज कैपेसिटर की सेकंड वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूँ। पहले हमने कैपेसिटर को समझा है, कैपेसिटर क्या चीज़ है। कैपेसिटर के अंदर जो थ्योरेटिकल फिजिक्स और मैथमेटिकल रिजल्ट्स निकालें, कुछ मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशंस है। उसके बाद ये आज उसका सेकंड पार्ट शुरू करने जा रहा हूँ, जिसके अंदर कैपेसिटर को हम जोड़ कैसे सकते हैं। आया उस कैपेसिटर को सीरीज के तौर पर जोड़ा जा सकता है और पैरेलल के तौर पर जोड़ा जा सकता है, और इन दोनों को कंबाइन करें तो हमारे पास एक रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स सर्किट बनता है। तो आज उसके उसके रिलेटेड हम ट्रिकी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं एक बात कह दूं कि मेरे चैनल को काइंडली लाइक सब्सक्राइब करें, और आपकी इस अप्रिसिएशन की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलती है। स्टार्ट ऑफ लेक्चर। देखें, जो सीरीज कैपेसिटर्स होते हैं, हम अगर सीरीज रेजिस्टर्स की बात करें तो इसी तरह जो सीरीज कैपेसिटर्स हैं वो आपस में एंड टू एंड कनेक्ट होंगे। एंड टू एंड कनेक्ट होने का मतलब क्या है कि ये देखें, लेट्स सपोज ये कैपेसिटर का सिंबल है। तो एंड टू एंड कनेक्ट होने का मतलब वही है जो मैं रेजिस्टेंस के अंदर बयान किया था कि एक का एंडिंग पॉइंट दूसरे का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है। इसी तरह दूसरे का एंडिंग पॉइंट तीसरे का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो इसी तरह ये एंड टू एंड कनेक्ट होंगे। सिंपली आप कह लो कि एंड्स आर कनेक्टेड। ठीक है। अच्छा, कैपेसिटर एंड टू एंड कनेक्ट हो गए। अब देखते हैं कि इसकी फिजिक्स क्या है, फिजिक्स क्या कहती है इसके बारे में, इसके मैथमेटिकल रिजल्ट्स क्या निकलते हैं। देखो, एंड टू एंड कनेक्ट होने का मतलब ये है, इसके अंदर बुनियादी तौर पर जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हो किसी भी सर्किट के अंदर, तो वहां पे करंट सेम आता है। करंट हैज अ सिंगल पाथवे। सीरीज के अंदर जो बुनियादी कोट है वो ये है कि करंट हैज अ सिंगल पाथवे। इट मींस दैट एवरी कैपेसिटर शुड हैव द सेम वैल्यू ऑफ करंट। तो ये क्या है, जो करंट जो यहाँ से जो वोल्टेज से निकलेगा, जो हायर टर्मिनल से लोअर टर्मिनल की तरफ आ रहा है इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, वो करंट C1 में भी सेम रहेगा, वो करंट C2 में भी सेम आएगा, वो करंट C3 में भी सेम रहेगा। इसी तरह आप n नंबर ऑफ कैपेसिटेंसेस साथ ज्वाइन कर दें तो करंट की वैल्यू सेम आएगी थ्रू ईच ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। अब सवाल है कि करंट तो सेम होगा, एक चीज सीरीज में डिवाइड होती है और वो चीज हमेशा हमारे पास होती है वोल्टेज। वोल्टेज C1 की किट डिफरेंट होगा, C2 की किट डिफरेंट होगा, और C3 की किट डिफरेंट होगा। अब इसकी भी साइंस स्टडी की जा सकती है, लेकिन जो कि एंटी टेस्ट है तो मैं थ्योरी की बात नहीं कर रहा है, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स और एमसीक्यूज देखेंगे। देखो, वोल्टेज डिवाइड हो रही है तो वोल्टेज डिवाइड होगी, तो टोटल वोल्टेज सम होगा इंडिविजुअल कैपेसिटर्स की वोल्टेज का। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकलेगी जो कि सीरीज के अंदर, इन दैट केस ऑफ द कैपेसिटर्स, वो रेसिप्रोकल्स का सम होगी। 1/C1, यानी कि इसके गिर्द जो होगी हमारे पास कैपेसिटेंस 1/C2 और 1/C3 अप टू 1/Cn। तो वो टोटल कैपेसिटेंस होगी 1/CEQ, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द कैपेसिटेंसेस थ्रू ईच कैपेसिटर। पहले ही बताया था कि जो करंट होता है सीरीज में, इट हैज द सेम पाथवे। तो करंट हमेशा पूरे पाथ के अंदर, जिस पाथ में फ्लो करता है वहां पे सेम रहता है। अब चाहे वहां पे 1000 कैपेसिटर्स लगा दो, चाहे उसके वहां पे जाके एक लगा दो या दो लगा दो, तो वो करंट आपके पास सेम ही रहता है। अच्छा, जब करंट सेम रहेगा, इन दैट केस जो आपके पास अगर एन नंबर ऑफ कैपेसिटेंसेस लगा दूं, मिसाल के तौर पर अगर कैपेसिटेंस ये है एक, ये भी एक कैपेसिटेंस है, और ये भी एक कैपेसिटेंस है, दोनों की वैल्यू, तीनों की वैल्यू सेम है, सी है, इसकी वैल्यू भी सी है, इसकी वैल्यू भी सी है। तो आपके पास जो टोटल कैपेसिटेंस निकलेगी वो क्या होगी, जो सी आपकी कैपेसिटेंस की वैल्यू है सी डिवाइडेड बाय एन। एन क्या है, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। तो इन दैट केस क्या आप जितनी मर्जी कैपेसिटेंस ज्वाइन कर लें, अगर उनकी कैपेसिटेंस सेम है तो उनको डिवाइड करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है वहां पे आपकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल आएगी। ये होगी हमारी कुछ थ्योरेटिकल बातें सीरीज कैपेसिटर के हवाले से, कि आपका वोल्टेज तो डिवाइड होगा, करंट सेम रहेगा, और टोटल कैपेसिटेंस कैसे निकलेगी। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं पैरेलल कैपेसिटर्स की तरफ। देखिए, पैरेलल कैपेसिटर्स के अंदर आपके पास जो कनेक्शंस होते हैं वो होते हैं आपके पैरेलल कैपेसिटर्स के अंदर, वो होते हैं साइड बाय साइड। यानी कि एक की साइड दूसरे की साइड के साथ अटैच होगी, यानी कि एक साइड ये इसके साथ जाके अटैच है, और ये वाली साइड इस साइड के साथ जाके अटैच होगी। तो ये आपको इलामत शो करता है पैरेलल कैपेसिटेंस।
जरूरी नहीं कि वो शेप इस तरह की हो, शेप डिफरेंट हो, आपको जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि साइड बाय साइड कनेक्शन स्टेब्लिश होगा। अच्छा, साइड बाय साइड कनेक्शन स्टेब्लिश होगा तो यहाँ पे हर कैपेसिटेंस डायरेक्ट वोल्ट मीटर के साथ अटैच होगी। मिसाल के तौर पर इसकी अगर मैं एग्जांपल देखूं तो ये जो हमारे पास जो डायग्राम है, जरा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ इस डायग्राम को, कि हर कैपेसिटेंस जो होगी आपस में पैरेलल होगी। अगर ये दो कैपेसिटर्स हमारे पास लगे हुए हैं, और क्या होगा कि हर कैपेसिटेंस डायरेक्टली हमारे पास अटैच होगी हमारे पास वोल्ट मीटर से। जब वो डायरेक्टली अटैच होगी हर कैपेसिटेंस एक ही वोल्ट मीटर से, अगर मिसाल के तौर पर अगर वो वोल्ट मीटर वैल्यू 5 मैक्सिमम देता है और कैलिब्रेट होता है 0 वोल्ट से 5 वोल्ट के दरमियान, तो सेम अमाउंट ऑफ वोल्ट C1 इधर भी जाएगा और सेम अमाउंट ऑफ वोल्ट हमारे पास इधर भी आएंगे। यानी कि 5 ही वोल्ट ये भी शो करेगा, इधर शो होंगे, और 5 ही वोल्ट इधर आ रहे होंगे। वजह क्या थी? वजह ये थी कि हर कैपेसिटर के जो टर्मिनल्स हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल्स, वो सेम वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट है। तो हर कैपेसिटर की गेट सेम वोल्ट्स आ रहे होंगे हमारे पास। उसके बाद क्या है कि हमारे पास यहाँ पे करंट डिवाइड हो जाता है। करंट डिवाइड होने की अगर बेसिक अलामत मुझसे पूछे तो ये जो नोड्स होते हैं, देखो एक नोड बनता है तब, वो भी जरा डायग्राम से देखो। अगर मिसाल के तौर पे इधर भी कैपेसिटर लगा है, ठीक है, और इधर भी कैपेसिटर लगा है, तो जिस पॉइंट पे दो कैपेसिटर्स मिल रहे हैं उस पॉइंट को कहते हैं नोड। उसको कैपिटल एन कहते हैं। हमेशा नोड पे करंट डिवाइड होता है। तो करंट डिवाइड होता है ही नोड पे है। अब मिसाल के तौर पर आई करंट है, उसका मैग्नीट्यूड है, वो नोड पे आया तो आधा इधर चला जाएगा और आधा करंट इधर आ जाएगा, ठीक है। तो हमेशा क्या होता है, नोड्स पे हमारा करंट डिवाइड होता है। तो एक पॉइंट को याद रखिएगा, हमेशा नोड पे करंट डिवाइड होता है। क्योंकि सीरीज में हमारे पास नोड नहीं था तो वहां पे करंट डिवाइड नहीं हो सकता, वहां पे करंट सेम है। वोल्टेज यहाँ पे चूंकि सेम है। टोटल कैपेसिटेंस हमारे पास क्या है कि सम ऑफ द अलजेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। जितनी मर्जी कैपेसिटेंस लाएं, हमने अलजेब्राइक सम लेना है, यानी कि टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C1 होगा। अगर आप कहते हो कि n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स को मैं ज्वाइन कर दूं, और n नंबर ऑफ कैपेसिटर, मिसाल के तौर पर मैं n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स में 3 कह लेता हूँ, 3 नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है, तो यहाँ पे टोटल कैपेसिटेंस क्या होगी, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स जो कि 3 है। और अगर ये कैपेसिटर्स की वैल्यू इसकी भी C है, इसकी भी C है, इसकी भी C है, तो क्या होगी, 3 × C। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस केस में इस तरह कंप्यूट होगी। इसके कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, चूंकि हम यहाँ पे सिंपल लेवल से कॉम्प्लेक्स लेवल पे जाते हैं। देखो यहाँ पे हमारे एक कॉम्प्लेक्स सर्किट दिया गया है, और इस कॉम्प्लेक्स सर्किट के अंदर सबसे पहले हमें कहा गया है कि ए और बी टर्मिनल्स के दरमियान ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स को बताएं। देखो इस जगह पे अगर आप देखो कि जो 60 और 20 है ये आपस में सीरीज के अंदर है, क्योंकि यहाँ पे कोई तीसरा कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं, इन दोनों के दरमियान इधर जाकर कोई तीसरा कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं। अब जो आपके पास, एक तो आपके पास ये हो गया, एक तो ये चीज हो गया आपके पास। एक आपको आसान चीज कह के मैं बता सकता हूँ, वो क्या है कि जो आपके पास 5 और जो 20 है ये आपस के अंदर सीरीज के अंदर, ठीक है। और ये जो 60 और 20 हैं ये आपके पास ये भी सीरीज के अंदर, ठीक है। देखिए एमसीक्यूज को डिस्कस करते चलते हैं। अब आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स एमसीक्यूज की तरफ आएंगे, और ताकि और मजीद इसके केसेस को भी स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पे चेक किया जाएगा कि जो सीरीज और कॉम्बिनेशंस हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशंस किस तरह हैं। देखिए 5 और 20 आपस के अंदर सीरीज में है। उसकी वजह सिंपल सी ये है कि तीसरा कोई कनेक्शन यहाँ पे स्टेब्लिश नहीं है। तीसरे कनेक्शन का होने का मतलब यहाँ पे तो कोई तीसरी कैपेसिटेंस नहीं आ रही। तो ये बात तो कंफर्म है कि 5 और 20 हमारे पास क्या है, 5 और 20 हमारे पास सीरीज के अंदर है। देखो अगर सीरीज के अंदर है और अगर सिर्फ ही दो कैपेसिटर हैं, तो मैं प्रोडक्ट ओवर सम वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ कि 5 × 20 होगा, 5 × 20
डिवाइडेड बाय 5 + 20। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 माइक्रो फेरेड। ये हमारे पास आएगा 4 माइक्रो फेरेड। अब आपसे पूछा जाए कि सर्किट की शक्ल क्या होगी, तो इस दफा मैं सर्किट को लास्ट टाइम मैंने स्पेशल शेप्स बनाई थी, अब मैं खुद ड्रॉ करूंगा कि 5 और 20 का हमारे पास जो इक्विवेलेंट आया है वो हमारे पास होगा 4। ठीक है, अब ये 4 डायरेक्टली हमारे पास कनेक्टेड है इन पैरेलल 6 माइक्रोफैरड के साथ, और इसके साथ हमारे पास कनेक्टेड है 20 माइक्रोफैरड। ठीक है, और 20 के साथ मजीद कनेक्टेड है हमारे पास 60 माइक्रोफैरड। अब यहां पे क्या है, हमारे पास 4 माइक्रोफैरड है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, 6 माइक्रोफैरड है। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है जी, 20 माइक्रोफैरड। ठीक हो गया, और यहाँ पे मेरे पास क्या है जी, 60 माइक्रोफैरड। देखो 4, 6 और 20 आपस में पैरेलल हैं। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन है और 3 कैपेसिटर्स हैं, तो इन तीनों का हम इंडिविजुअली सम ले लेंगे। तो जब हम इनका इंडिविजुअल सम लेंगे, अलजेब्राइक सम, तो 20 + 6 + 4 क्या हमारे पास आ जाता है, वो हमारे पास आ जाता है 30। तो एक 30 माइक्रोफैरड की एक नई कैपेसिटेंस बन जाएगी। 30 माइक्रोफैरड की हमारे पास एक नई कैपेसिटेंस आ गई है। अच्छा, वो 30 माइक्रोफैरड की कैपेसिटेंस अब इसके साथ किस फॉर्म में आएगी एट द एंड, पैरेलल फॉर्म में, क्योंकि इसको जब मैं एक सर्किट बनाऊंगा तो वो सर्किट का जो सेकंड नोड है वो यहाँ आके अटैच हो जाएगी, यानी कि जो सर्किट का जो सेकंड मतलब वो कहता था पॉइंट है, वो यहाँ पे इसके लास्ट पॉइंट के साथ अटैच हो जाएगा, तब आपस में साइड बाय साइड बनेगा। तो ये पॉइंट भी आपको जेन में रहना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 30 माइक्रोफैरड, और यहाँ पे क्या आ जाता है 60 माइक्रोफैरड। अब 30 और 60 का अगर मैं प्रोडक्ट ओवर सम लूं, तो 30 × 30 डिवाइडेड बाय 90, 30 + 60, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 20 माइक्रोफैरड। दोबारा फिर से देख लें, सबसे पहले हमने 5 और 20 जो है आपस में, इसका आपस में ये सीरीज में थे, तो प्रोडक्ट ओवर सम किया तो हमारे पास आ जाता है 4। उसके बाद ये हमारे पास पैरेलल में थे 6, और ये हमारे पास पैरेलल में थे 20। तीनों जो के पैरेलल के अंदर थे, तो मैं इनको सिंपल अलजेब्राइक सम ले सकता हूँ। तो जब मैंने सिंपल अलजेब्राइक सम लिया तो मेरे पास आंसर आया 30। तो साइड बाय साइड बनाने के लिए, साइड बाय साइड जो हमारे पास कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए, क्योंकि हमने कनेक्शन को जोड़ना है ए और बी पॉइंट्स के अंदर, तो इस ए और बी पॉइंट्स के अंदर जोड़ने के लिए मुझे ये करना था कि जो ये वाला पॉइंट था, जब आप प्रैक्टिकली करते हो तो आप इस तरह जोड़ते हो आपस में कैपेसिटर्स को। इस पॉइंट को क्या करता है, साइड बाय साइड बनाने के लिए, ए से बी के दरमियान सॉल्व करने के लिए और ए से बी के दरमियान इक्विवेलेंट बनाने के लिए, इस पॉइंट को ये आपने याद रखना है कि जो ये वाला पॉइंट होता है, इसको मैंने डायरेक्ट इधर इस पॉइंट के साथ ज्वाइन करना था, तो हमारे पास साइड बाय साइड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बन जानी थी। तो इस तरह सिंपली हमने सॉल्व करके एक कॉम्प्लेक्स कैपेसिटर को सॉल्व कर। अगला एमसीक्यूज देखते हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटर को टर्मिनल्स ऑफ ए एंड बी के दरमियान सॉल्व करने को कहा है। देखिए इस केस के अंदर जो बेसिक चीज हमें कही गई है, वो देखें कि सबसे पहले सर्किट का एनालिसिस जरूरी है। देखें अब यहाँ पे जो साइड बाय साइड कनेक्शन पहला इस्टेब्लिश हो रहा है, साइड बाय साइड कनेक्शन, वो हमारे पास है 1 और 1 कैपेसिटर का, और वो आपस में साइड बाय साइड का मतलब है कि आपस में पैरेलल में है। और 13 और 17 चूंकि साइड बाय साइड कनेक्शन स्टेब्लिश कर रहे हैं कि ये भी आपस में पैरेलल में है, तो इन दोनों का सम हो सकता है। यानी कि अगर 13 और 17 आपस में पैरेलल में, इनका सम होकर 30 हो सकता है, और 1 और 2 आपस में पैरेलल में है, तो इनका सम होकर 2 हो सकता है। तो इसके बाद क्या होता है कि मैं इसको जरा थोड़ा सॉल्व कर लेता, तो 1 और 1 जब पैरेलल में थे वो 2 हो गया, बाकी 10 तो अलग है ना कि इसके साथ ज्वाइन होगा। और इस तरह 17 और 13 आपस में पैरेलल में थे, तो उनका सम हो गया, और बाकी 6 तो उसके साथ ज्वाइन था। अब जरा इसको समझें, देखो अगर तो मैं इस 2 मिनट अगर सिर्फ आप 35 और 2 को देखो, 35 और 2 को देखो, तो आपको बजाहिर तौर पे ये आपस में क्या नजर आते हैं, ये आपस में सीरीज के अंदर नजर आते हैं, क्योंकि एक साइड एंड टू एंड कनेक्शन एस्टेब्लिश है। बट
अब हम देखते हैं 6 और 10 के साथ जब इसका मिलेगा तो इसके साथ क्या कंडीशन। देखो अभी तो ये फिलहाल सीरीज में लग रहे हैं, अगर ये 30 है आपके पास, और ये आपके पास 5 है, और ये आपके पास क्या है 2, तो आपस में सीरीज के अंदर लग रहे हैं। लेकिन जब दो कैपेसिटर्स या दो सीरीज में और तीसरा कनेक्शन बीच में आ जाए, तीसरा कनेक्शन क्या आया है, तीसरा कनेक्शन ये है ये, तो अब ये 30 और ये 5 आपस में सीरीज में नहीं रहे बल्कि आपस में हो गए पैरेलल। अब 5 और 2 आपको सीरीज में लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं इधर क्या है कि तीसरा कनेक्शन भी मौजूद है जो कि 6 कैपेसिटेंस का है। वो जब इनके दरमियान में लगेगा तो अब ये दोनों सीरीज में नहीं लेंगे, अब 5 और 2 आपस में क्या आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे। ये 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 10। ठीक हो गया, पहले तो ये बात है। अब दूसरी चीज देखो, 30 और 6 के आपस में, या इन दोनों को अगर देखा जाए तो इनके साथ अब ये तो एक तो ये चीज होगी आपके पास, ठीक है, कि आपस में आपने पहले इसको समझ लिया है कि अगर ये पैरेलल रेजिस्टेंसेस हैं तो ये किस फॉर्म के अंदर बनी हुई हैं, ठीक है, ये किस फॉर्म या किस नोयत की हैं, ठीक है। एक तो चीज ये होगी। अब ये इनमें से कोई भी रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल सीरीज में नहीं रही, ठीक है, ये सारी रेजिस्टेंसेस आपस में पैरेलल के अंदर हो गई हैं, ठीक है। अब आपको शेप जितनी मर्जी कॉम्प्लेक्स नजर आए, जो मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया उसके मुताबिक ये सारी की सारी पैरेलल में ही होंगी और पैरेलल में ही है। अब यहाँ पे 60 और 30 आपस में पैरेलल है, और आपके पास 10 और 2 आपस में पैरेलल है। वजह पूछे तो इनके दरमियान साइड बाय साइड कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया कि इसकी साइड और इसकी साइड आपस में मिली हुई है। ये जरूरी नहीं है कि दूसरी साइड भी मिलनी चाहिए, नहीं वो जरूरी नहीं है, ठीक है, एक साइड आपकी मिलनी चाहिए। तो ये भी एक ट्रिक याद रखें, ठीक है, कि एक साइड तो जरूर मिलनी चाहिए। ठीक हो गया। तो 30 और 6 आपस के अंदर, चूंकि ये आपस में हमारे पास क्या है, ये आपस में पैरेलल के अंदर है, तो अलजेब्राइक सम हो जाएगा। 30 और 6 आपस में हमारे पास क्या है, पैरेलल के अंदर, तो अलजेब्राइक सम हो जाएगा 36। 10 की भी एक साइड, इसकी भी एक साइड, साइड बाय साइड कनेक्ट है, तो ये आपस में जब सम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12। जब ये आपस में सम हो जाएगा तो ये 12 हो जाएगा, यहाँ 36 आ जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, और अब तीनों को जब आप कंबाइन कर दोगे तो ये आपस में सीरीज कनेक्शन स्टेब्लिश होगा। तो सीरीज कनेक्शन स्टेब्लिश होगा तो 1/c जो हमारे पास जो इक्विवेलेंट होगा वो इक्वल होगा हमारे पास 1/36, 1/36 प्लस 1 ओवर हमारे पास 5, और प्लस 1 ओवर हमारे पास 12। तो जब ये आपस में आप कंप्यूट करोगे और इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा बी। इसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन चलते हैं। ये देखो, ये इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ये दे आर रिलेटेड टू व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर क्या होता है कि सिमिट्री बनी होती है। जैसे मिसाल के तौर पर आखिर कोई व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये अगर साथ रेजिस्टेंस मिसाल के तौर पर कनेक्ट है, इधर भी रेजिस्टेंस कनेक्ट है हमारे पास, ये कनेक्शन नीचे बैटरी के साथ जाता है, इधर भी रेजिस्टेंस कनेक्ट है, और इधर भी हमारे पास रेजिस्टेंस एक पॉइंट पे कनेक्ट होता है, ठीक है। जो जो इस तरह के जो सर्किट्स होते हैं जिनके अंदर कुछ सिमेट्री नजर आ रही होती है, ठीक है, यानी कि अगर मैं इस शेप को खत्म भी कर दूं तो जो ये वाली शेप थी, ये जो ये वाली शेप थी ये सेम इसी तरह की थी बट उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट थी। यानी कि जब हम इन सर्किट में से एक पार्ट को खत्म कर दें तो सर्किट की जो शेप ही आएगी वो पहले का अक्स होगा, यानी कि पहले की रिफ्लेक्शन होगी, पहले जैसी ही होगी। अलग बात है कि वो आपने एक शेप को खत्म कर दिया, ठीक है ना। यानी कि शेप मतलब कि आप ये कह लो कि इक्वल डिवीजन हो जाएगी शेप के अंदर, बकायदा कोई खास चेंज नजर नहीं आएगा। ठीक हो गया। अब अब क्या होता है कि इस केस के जो सर्किट्स हैं ये होते हैं काफी कॉम्प्लेक्स सॉल्व करने के। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये ए है। देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की तब जरूरत होती है जिस जब हमारे पास करंट डिवाइड होने को मतलब है। देखो ए पॉइंट है, अब अगर यहाँ से बिलफर्ज करंट आ भी रहा है, तो जब यहाँ से करंट आ भी रहा है तो एक करंट की फॉर्म इधर चली जाएगी, थोड़ा सा करंट इधर आ जाएगा, थोड़ा करंट ऊपर जाएगा डिवाइड होके, उसको I1 कह दो, और थोड़ा करंट क्या जाएगा, नीचे आ जाएगा। देखो इसमें क्या होगा, टोटल करंट आ जाएगा वो सी, और इस सी में आपस में डिवाइड होगा। इन केसेस में क्या करते हैं कि जो हमारे पास जो दरमियान वाले इन जो केसेस होती है खास इसमें सिमेट्रीज बन रही हो, क्योंकि अगर मैं सर्किट को दरमियान से काट दूंगा तो सर्किट की शेप सेम ही रहेगी। यानी कि अगर ये दरमियान से काट दूंगा दोनों ऐसा लगेगा कि दोनों एक दूसरे के अक्स हैं, एक दूसरे की क्या है, रिफ्लेक्शन है, ठीक है।
अच्छा, इन केस में जो जो होती है ना कैपेसिटेंस आपके पास दरमियान में, जिस तरह की ये कैपेसिटेंस है, यहाँ पे करंट नहीं जाता। यानी कि वो इसकी वजह एक थ्योरेटिकली ये हो सकती है कि एक करंट की डायरेक्शन जब आएगा वो यहाँ से आ रहा होगा, और एक करंट आपके पास क्या आएगा वो नीचे से आ रहा होगा। तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो सी पे जो नेट करंट है ना, नेट करंट, वो हमारे पास क्या हो जाता है, वो हमारे पास होता है जीरो। तो जब सी में करंट ही नहीं आ रहा, तो सी जो रेजिस्ट हमारे पास जो कैपेसिटेंस है ना, उसको हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को में कंप्यूट करते नहीं लेंगे, क्योंकि वहां पे करंट नहीं आ रहा, तो वो हमारे लिए खत्म हो जाएगी। अभी इसमें हर सी पे करंट नहीं आएगा। उसकी मैंने आपको सिंपल वजह बता दी कि वहां पे नेट करंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब करंट क्या होगा, करंट आई क्या चलता जाएगा, क्योंकि अब जब यही खत्म हो गया आपस के अंदर, तो ये क्या ये आपस में क्या हो गए हैं, सीरीज के अंदर हो गए हैं। ये आपस में क्या आ गए हैं, सीरीज के अंदर। तो जब आपके पास सीरीज के अंदर हो गए कि सी इक्विवेलेंट जो आपके पास है, ठीक है, वो होगा इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/2c प्लस 1/4c प्लस 1/8c। ठीक है, हमारे पास इस तरह आ गए हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है अबव द ए साइड, वो हमारे पास हो जाती है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास आ जाती है सी। ठीक है, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा और रेसिप्रोकल ले लूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा सी। अब ये है इस केस में अबव दी ए। अब मेरे पास सर्किट्स बिलो दी ए भी है। ठीक है, तो वो भी चूंकि सेम वैल्यू रखते हैं, तो वहां पे भी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारे पास आ जाएगी सी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको मजीद आपको इलेबोरेट करके डायग्राम बना के दिखा दूं, तो उसमें क्या होगा कि अब मैंने आपको बताया कि अबव ए बी सी आ गई है और बिलो ए बी हमारे पास सी है। तो ये क्या होगा कि ये अब दोनों आपस के अंदर अबव ए और बिलो ए आपस के अंदर हमारे पास क्या बनाएंगी, हमारे पास पैरेलल सर्किट बना देंगी। ये आपस में हमारे पास क्या बनाएंगी, हमारे पास पैरेलल सर्किट बना देंगी। ये भी सी हो जाएगा, ये भी सी हो जाएगा। जब दोनों पैरेलल में होंगे, तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, वो हमारे पास इन दोनों का अलजेब्राइक सम हो जाएगा, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2c। तो इस केस में हमने क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को क्या किया है, कंप्यूट कर लिया है। तो ये थे हमारे कुछ कॉम्प्लेक्स एमसीक्यूज कैपेसिटर्स के बारे में, जिसके अंदर हमने कॉम्प्लेक्स तरीके से पहले तो सिंपल लेवल पे कैपेसिटर्स को की कैपेसिटेंस को कंप्यूट किया, फिर हम गए हैं उसकी कॉम्प्लेक्स लेवल पे हमने उसकी कैपेसिटेंस को कंट्रीब्यूट किया है। तो मेरी तरफ से इतना ही। बाकी आप इस कॉन्सेप्ट को समझ के, वीडियोस को बार बार देख के, कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा के इसकी प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह ये आर्टिकल आपका बेहतरीन तैयार हो जाएगा। मेरी तरफ से इतना ही। अल्लाह हाफिज।